दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। अप्रैल की ये करंट अफेयर्स चल रही है। आज उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है साहब, तो अपन लोग पहली जो न्यूज़ है वो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है तो जो 23वां विधि आयोग का गठन किया गया था अभी। ठीक है, 23वें विधि आयोग का। अब आप लोगों का एग्ज़ाम धीरे धीरे आ रहा है पास में, तो चिंताएँ आपकी ह्यूमन नेचर है कि बढ़ रही होंगी। इसलिए हम भी दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब थोड़ा कंसंट्रेशन से और आगे बढ़ाया जा सके ना। हंसी मजाक तो साथ में चलता ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो आपका सिलेक्शन है। तो 23वां विधि आयोग है वो अभी गठित किया गया, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए हैं, उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी, जो अभी नियुक्त किए गए हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है साहब, तो विधि आयोग है ये, कानून वाला हिसाब किताब होता है इसका विधि आयोग। तो विधि के लिए कोई महान व्यक्ति चाहिए ना, वही तो विधि चला पाएगा। तो महान व्यक्ति मतलब माहेश्वरी। ठीक है साहब, और कौन सा विधि आयोग है ये? 23वां विधि आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। इस विधि आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया था 1 सितंबर 2024 को। कब किया गया था इसका गठन? 1 सितंबर 2024 को। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसका कार्यकाल कब तक रहेगा। ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है ना जानना। कुछ भी आ सकता है भाई, अब वो ज़माना तो है नहीं कि लेवल लेवल वाले सवाल आ जाएं, कठिन आ सकती है ना चीज़ें। तो इसका जो कार्यकाल रहेगा वो देखो 1 सितंबर 2024 को तो गठन किया गया है। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है या पूरा विधि आयोग होता है वो कितने टाइम तक के लिए कार्य करता है, पता है आपको? वो काम करता है 3 साल के लिए। तो 1 सितंबर 2024 में अगर शुरू होगा तो 31 अगस्त और 3 साल जोड़ दो तो 2027 तक ये चलेगा। ठीक है, तो 31 अगस्त 2027 तक का इसका कार्यकाल हो गया। ठीक है साहब, अब कुछ अपन लोग बात कर लेते हैं सदस्यों की कि कितने इसमें सदस्य होंगे। तो कुल 7 सदस्य होते हैं विधि आयोग में। ठीक है, कौन कौन होते हैं? एक तो देखो अध्यक्ष हो गया। ठीक है, एक तो अध्यक्ष ही हो गया, एक प्लस इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो 4 और 1 5 हो गए। 2 होते हैं इसमें पदेन सदस्य। इस तरीके से इसमें टोटल 7 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 2 पदेन सदस्य। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा ये 23वां विधि आयोग समझ लिया। अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी जी हैं। गठन इसका 1 सितंबर 2024 को हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 2024 को। और ये 3 साल तक के लिए होता है विधि आयोग, तो 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। 7 इसमें टोटल लोग हैं, एक अध्यक्ष है, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 2 पदेन सदस्य हैं। ठीक है साहब, ओके। अगली न्यूज़ पर चलते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग ये एक अभ्यास होता है। ठीक है, जो एक्सरसाइजेज होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास। तो ये डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के बारे में भी जानना पड़ेगा, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये हुआ यूएई में। ठीक है भाई, डेजर्ट माना रेगिस्तान होता है, ये तो आप जानते होगे ना, रेगिस्तान होता है। और यूएई में बहुत रेगिस्तान है, तो इसलिए आप याद रखना। ठीक है, तो यूएई में ये आयोजन हुआ। ठीक, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास यूएई में तो आयोजन हुआ। अच्छा, इसमें फ्लैग लगा हुआ है, इसका मतलब है, फ्लैग का मतलब क्या होता है? झंडा। और झंडा कहाँ लहराता है? हवा में ही तो लहराता है। लहरा दो झंडा तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो हवा में ही तो लहराएगा। इसका मतलब है ये हवा वाली सेना का अभ्यास है, यानी वायु अभ्यास है ये। ठीक है, और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? तो ये बहुपक्षीय और बहुराष्ट्रीय, यानी कई देश शामिल होने वाला अभ्यास है। ठीक, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास का मतलब होता है कि इसमें कई देश शामिल होते हैं। तो इंडिया भी शामिल हुआ। ठीक है, भारत भी शामिल हुआ इसमें। किस में? डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में। और एक ये वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, यानी फ्लैग तो हवा में रहता है, हवा मतलब वायु, तो वायु सैन्य अभ्यास है ये। कभी कभी ऐसे करेंट उसमें आ जाता है स्टेटमेंट में कि ये नौसेना से रिलेटेड है या ये थल सेना से है। तो ये तो क्लियर है ना, फ्लैग तो हवा में लहरेगा, तो इसका मतलब है हवा वाला अभ्यास है ये, वायु सैन्य अभ्यास। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं।
तो हमने तो ऐसे अप्रैल का और ऐसे एक सीरीज़ शुरू करी थी, इसमें हमने सारे डे वगैरह बताए थे, थीम वगैरह, उसमें तो इसका जिक्र किया ही है। यहाँ अलग से बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये आपको कराया भी था अभी, अप्रैल वाली जो डे वाला थीम वाला वीडियो आया था उसमें लिखा था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक पोप सुने आपने? पोप होते हैं चर्च में, पोप हैं जो बड़े बड़े आदमी होते हैं। जैसे हिंदुओं में पुजारी होते हैं, मुस्लिम्स में काजी होते हैं, वैसे क्रिश्चियंस में जो सबसे बड़े धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं वो पोप होते हैं। तो जो पोप फ्रांसिस थे वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उनका निधन हो गया। और जब कोई पोप एक्सपायर होते हैं तो ये थोड़ा करंट में इसलिए पूछ सकते हैं कि उनका रियल नेम क्या था। तो बस उनका रियल नेम पता होना चाहिए आपको कि उनका वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि किसी पोप का कुछ नाम तो होगा। पोप तो एक पद हो गया, ठीक है, जैसे पुजारी या काजी तो एक पद है ना, उनका कोई नाम तो होगा। तो जो उनका वास्तविक नाम है वो कैसे याद रखेंगे? तो निधन हो गया। वैसे उनका इज्जत के साथ नाम लिया तो ये है मारियो बरगोलियो, ठीक है। अब आपको इस तरीके से अगर याद हो जाता तो ठीक है। पोप साहब हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, बस करंट अफेयर्स में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक से याद करा रहे हैं कि ये एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने का मतलब मर गए, तो मर गए मतलब मरियो, ठीक है। मरियो साहब यानी मारियो और बरगलियो, तो मरियो से याद रखना, मर गए हैं तो मरियो, ठीक साहब, ओके। ऐसे पोप फ्रांसिस, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम इनकी इज्जत नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं। मैं तो बहुत मतलब चर्च में बहुत जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे परिवार ने मुझको यही सिखाया, मेरा पूरा परिवार है जो ना, हम लोग ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे पापा दरगाह भी हमको लेके जाते हैं, हम बचपन से जा रहे हैं दरगाह, जबकि हम जैन धर्म से हैं बेसिकली। मंदिर तो जाते ही हैं क्योंकि जैन कम्युनिटी से हैं, दरगाह भी जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली चर्च भी जाती है। और गुरुद्वारे से तो हमें बहुत लगाव है। दिल्ली में बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है, बहुत गए हम वहाँ पे और खूब जाते हैं। एक अलग ही स्नेह है गुरुद्वारे से। तो आप लोग भी अगर किसी भी धर्म से हो, हर धर्म की चीज़ों को माने, देखने एक अलग ही सुकून मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर धर्म अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाता ही है हमें, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है गरिया पूजा, ठीक। आज हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको पूरा ये करा दें अप्रैल का, क्योंकि अब ये हम उस मोड में आ चुके हैं कि जब हमें अब बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो गरिया पूजा देखते हैं। गरिया पूजा कहाँ मनाई जाती है? हाल ही में गरिया पूजा एक फेस्टिवल के तौर पर, एक त्यौहार के तौर पर मनाई गई, हर साल मनाई जाती है। ये त्रिपुरा का एक त्यौहार है, ठीक है। तो गरिया पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा मनाई जाती है, यानी त्रिपुरा का ये त्यौहार है। क्या नाम है? गरिया पूजा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है अमरावती से। अमरावती सुना ही होगा आपने, आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश का एक शहर है, बहुत शानदार। यहाँ से एक नई न्यूज़ निकल कर आ रही है, और जो न्यूज़ निकली है वो ये है कि जो अमरावती है वो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला। अक्षय ऊर्जा समझते हो? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, उसको कहते हैं अक्षय ऊर्जा। तो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। क्या नाम है इसका? अमरावती, ठीक साहब। तो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर बना है, ठीक है। मतलब इंडिया का तो बना ही बना है, पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार कोई शहर बना जो अक्षय ऊर्जा पर चल रहा है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला शहर, ठीक है, विश्व का पहला शहर है ये। इंडिया का तो हो ही गया ऑलरेडी, जब दुनिया में पहला है तो इंडिया में तो हो ही जाएगा। तो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला ही है, अमरावती है, ओके साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है उसका नाम है जनासू। ये जनासू उत्तराखंड में पड़ता है, एक एरिया है, ठीक है। क्या चीज़ है? हाल ही में सुर्खियों में रहा जनासू, क्या चीज़ है? तो देखो, जनासू ना देश की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, वो भी रेलगाड़ी वाली। रेलगाड़ी होती है छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, ठीक है। तो उसके लिए ये देश की सबसे लंबी सुरंग है, और उसका नाम क्या रखा गया है? जनासू, और ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है।
देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, रेल सुरंग है ये, और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? जनासू। ठीक है साहब, जनासू क्या है? देश की सबसे लंबी रेल सुरंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो है मिशन अन्वेषण। बहुत सीरियस मत हो जाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए मैं खुद मतलब शरीर से भी थोड़ा सा खुश नहीं हूँ अपने, मतलब खुश मन से तो खुश हूँ, मेरा तन उतना काम नहीं कर रहा जितना मेरा मन काम कर रहा है। ठीक है, और ये भी बात है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो मेरा मन ये कह रहा है कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें दे दूँ जिससे कैसे भी आपका कट ऑफ पार हो जाए। देखो, हम आपसे पहले से कहते चले आ रहे हैं कि हम आपको टॉप नहीं करवा पाएंगे, कोई नहीं करवा पाएगा। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप जैसा पढ़ते थे वैसा पढ़ते रहिए। बस हम कुछ वीडियोज़ ऐसे लाते रहते हैं, चाहे टेलीग्राम पे हमारा सक्सेस सीरीज हो, चाहे कट ऑफ क्रैकर हो, चाहे शॉर्ट ट्रिक हो, कि कैसे भी आपको 25 नंबर का ओवरऑल एक्स्ट्रा फ़ायदा दे सकें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो प्रयास आप भी करिए, हम भी करते हैं। मिशन अन्वेषण शुरू किया गया। क्या है ये मिशन अन्वेषण? तो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? कुछ खोजबीन करनी है साहब, इन्वेस्टिगेशन टाइप की है ना। तो ये जो तेल और गैस भंडार होते हैं, तेल समझते हो, तेल, ऑयल, गैस, इनके जो भंडार होते हैं ना, उनकी खोजबीन करने के लिए मिशन अन्वेषण लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए। ठीक है, गैस भंडारों का पता लगाने के लिए मिशन अन्वेषण लॉन्च किया गया। और ये जो मिशन है, मिशन अन्वेषण, वो 2 वर्षीय है, यानी कुल मिलाकर ये 2 वर्षीय मिशन है। ठीक है, यानी 2 ईयर प्लान है पूरा। तो 2 वर्षीय मिशन है, तो कौन कौन सी ईयर हो गई? एक तो 2025 चली रही है और एक 2026, यानी अगली साल भी ये मिशन चालू रहेगा। और इसको करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यानी कुछ बजट भी आवंटित किया गया होगा। तो 720 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 720 करोड़ रुपया। ठीक है, 720 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 720 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? मिशन अन्वेषण के लिए, ताकि तेल और गैस भंडारों का हिंदुस्तान में पता लगाया जा सके। जितना प्रोडक्शन अपने यहाँ बढ़ जाएगा उतना अपन लोगों को आयात नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मिशन अन्वेषण शुरू किया गया। ये 2 वर्षीय मिशन है, 2025 और 2026 के लिए। कितना बजट है? 720 करोड़ रुपए। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है इवोल्यूशंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। एक इवोल्यूशंस कार्यक्रम है एक। ठीक है, इवोल्यूशंस एक प्रोग्राम है। अब ये क्यों प्रोग्राम लाया गया, केवल कौन लाया, ये सब चीज़ें अपन समझते हैं। तो इवोल्यूशंस जो प्रोग्राम है वो लाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, ईवी, मतलब इवोल्यूशंस को जब इंग्लिश में लिखेंगे हम तो यही तो लिखा जाएगा, इवोल्यूशंस, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो इसका जो इस तरीके से याद रखना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सॉल्यूशन के लिए, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सॉल्यूशंस के लिए ये इवोल्यूशन, इसको शॉर्ट में कहा गया है। ईवी से आप याद रखना है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो बिजली से चलने वाले वो होते हैं वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, स्कूटी वगैरह, उनको आगे बढ़ाने के लिए ताकि प्रदूषण वगैरह कम हो। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है ये? ईवीज के लिए, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। कौन सा प्रोग्राम है? इवोल्यूशंस प्रोग्राम। ठीक है, ईवी से आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब किसने शुरू किया, ये भी बड़ी बात है। तो ये शुरू किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। ठीक है, साइंस, ठीक है, एंड हिंदी में लिख दूं भैया, अंग्रेजी में वैसे स्पेलिंग आती है मुझे साइंस की, हिंदी में इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इवोल्यूशंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ईवी से आप याद रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सिंपल है ना। ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी मैं ट्रिक बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आप
उसको कैसे भी याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़, जो अगली न्यूज़ है, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए ना, जनासू में ये बताना भूल गए कि ये रेल सुरंग है वो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो कितने किलोमीटर की है ये यार बताना ही भूल गया। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये 14.57 किलोमीटर की ये सुरंग है। ठीक है, 14.5 किलोमीटर के आसपास की है, अभी बनी नहीं है लेकिन हाँ घोषणा हो गई है, काफ़ी मतलब 99% बन चुकी है, बस उसका उद्घाटन होना है 2-4-10 दिन में, इसका उद्घाटन होने ही वाला है बस थोड़े धंधनाते हुए। तो देश की सबसे लंबी जो सुरंग थी वो 14.57 यानी 14.57 किलोमीटर की है, जनासू नाम से। ठीक है, उत्तराखंड में है ये मिस हो गया तो मैंने अब बता दिया। ये एवोल्यूशंस प्रोग्राम अपन ने समझ लिया। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है पिंक ई रिक्शा परियोजना। पिंक ई रिक्शा, ठीक है, देखो पिंक जहाँ आ जाता होगा आप समझ जाते होंगे कि पिंक कलर किन्हें पसंद होता है पिंकी, पिंक कलर किससे पसंद होता है, लड़कियों को। तो इसका मतलब है ये लड़कियों से रिलेटेड योजना है। और ई रिक्शा लगाए मतलब ये ई रिक्शा लड़कियों को मिलेगा। आप देख रही हो लड़कियों, अब तुम भाई साहब ई रिक्शा चलाना, बुम बुम है, बुम बुम भी तो नहीं करता, ये बिजली का रिक्शा होता है, आवाज़ ही नहीं करता। टिर्री चलाना, हमारे यहाँ ई रिक्शा को टिर्री कहते हैं, टिर्री तो लड़कियाँ चला सकती हैं टिर्री। ठीक है, तो पिंक ई रिक्शा योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, पिंक ई रिक्शा योजना अब ये कहाँ लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ लॉन्च की गई है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जाओ और मस्त एकदम टिर्री चलाना लड़कियाँ, मतलब रिक्शा चलाना कुल मिला के, जो बैटरी वाला रिक्शा होता है। ठीक है, तो महिलाओं को पिंक मतलब लड़कियाँ हो गई एक तरीके से, तो महिलाओं को ई रिक्शा दिए जाएंगे ताकि वो आराम से अपना ई रिक्शा चलाएं और पैसे कमाएं। ठीक है, तो महिलाओं को ई रिक्शा दिए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, तो महिलाओं को ई रिक्शा वितरण हेतु, ताकि वो आराम से अपना रोजगार कमाएं। जैसे तुम्हारी नौकरी लग जाए तो ठीक है, मान के चलो तो क्या करना, महाराष्ट्र चले जाना, आराम से पिंक ई रिक्शा योजना में रजिस्ट्रेशन करना, आराम से एक बढ़िया सी टिर्री मिल जाएगी, धुआं मचा देना। ठीक है, कहना ऐसे ही रोड पे चलना महाराष्ट्र में, बम्बई के में क्या बांद्रा 20 रुपये। आप आगरा में आओ, अच्छा इलाहाबाद एक बढ़िया जगह, इलाहाबाद में हम लोग जाते तो इलाहाबाद में ऐसे बोलते हैं टेसन 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 है, स्टेशन नहीं बोलते हम। इलाहाबाद में नोटिस किया है हमने, टेसन 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 बहुत कहते हैं। तो ऐसे ही बम्बई चली जाना, वहाँ पे बोलना आराम से बांद्रा जू चौपाटी 20 रुपये तो पिंक ई रिक्शा परियोजना के तहत। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। वैसे तो ये अपन रिवाइज कर लेना, बहुत कथा हो गई अभी तक, रिवीजन भी ज़रूरी है। तो 23वां विधि आयोग गठित किया गया था दिनेश माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में। विधि को चलाने के लिए महान व्यक्ति चाहिए, तो माहेश्वरी साहब। 1 सितंबर 2024 का ये गठन किया गया था, 31 अगस्त 2027 तक ये चालू रहेगा। 3 साल के लिए होता है ना विधि आयोग। ठीक है, कुल 7 इसमें लोग हैं, 1 अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक और 2 पदेन। तो 1 और 4 5 और 2 7 लोग इसमें शामिल हैं। फिर ये डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है। तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान कहाँ है ज़्यादा सबसे बढ़िया, यूएई में लोग जाते हैं दुबई वुबई घूमने। तो ये डेजर्ट फ्लैग अभ्यास हो गया यूएई में। फ्लैग मतलब झंडा, और झंडा कहाँ लहराएगा, वायु में, हवा में। तो वायु सैन्य अभ्यास है जिसमें कई सारे देश शामिल हुए और भारत भी इसमें शामिल हो गया। फिर ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, राष्ट्रीय पंचायती राज वाला। फिर अगली न्यूज़ है पोप फ्रांसिस। ये पोप साहब थे जिनका निधन हो गया, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर का मतलब हो गया मर गए, तो इनका नाम था मारियो बर्गोलियो। ठीक है, मारियो बर्गोलियो। फिर अगली न्यूज़ थी गरिया पूजा। कहाँ होती है ये, त्रिपुरा में। गरिया पूजा कहाँ होती है, त्रिपुरा में। ठीक है, गरिया पूजा कहाँ हो गई, त्रिपुरा में। फिर ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाला, ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि ये ऐसा शहर बना, दुनिया का पहला शहर जो अक्षय ऊर्जा पर चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, अमरावती आंध्र प्रदेश। फिर ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई, जनासू नाम है इसका, उत्तराखंड में। कितने किलोमीटर की है, 14.57 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है, 14.57 किलोमीटर की।
फिर ये मिशन अन्वेषण शुरू किया गया, अभी भारत सरकार ने शुरू किया ताकि अन्वेषण किया जा सके तेल और गैस का। इन भंडारों का पता लगाएंगे साहब, और 2 साल में ये पता लगाना है, 2025 में और 2026 में। कितना पैसा मिला है इसके लिए? 720 करोड़ रुपए। देख रहा है विनोद, कैसे पता लगाने के लिए तेल और गैस का 720 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 720 करोड़ रुपए इसका बजट है। किस मिशन का बजट है ये? मिशन अन्वेषण का। ठीक है, फिर ये अगली न्यूज़ थी इवोल्यूशंस प्रोग्राम। तो इवोल्यूशन को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, तो ई से इलेक्ट्रिक, वी से व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शुरू किया गया ये एक कार्यक्रम है। किसने शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ये शुरू किया। फिर अगली न्यूज़ थी पिंक ई रिक्शा योजना। तो पिंक लड़कियों को पसंद है, तो महिलाओं के लिए आराम से 3 व्हीलर खरीद लेना, मतलब मिलेंगे सरकार की तरफ से, बुम बुम करके निकल जाना, बुम बुम बुम, बांद्रा 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 ऐसे करके। ठीक है, बांद्रा जगह पड़ती है ना मुंबई में। अगली दोस्तों न्यूज़ चलते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है पहलगाम से। ठीक है, पहलगाम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, सभी को पता है ये वाली बात, बहुत दुखद आतंकी हमला था। तो उसके लिए आपको क्या जानना है? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कौन सी तारीख को हुआ। तो जो आतंकी हमला हुआ था वो हुआ 22 अप्रैल को। डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को ये पहलगाम हमला हुआ। और क्या पूछा जा सकता है इसमें कि वो आतंकी संगठन कौन सा था जिसने ये हमला किया। तो जो आतंकी संगठन है जिसने ये हमला किया उसका नाम है TRF। क्या नाम है? TRF। तो TRF ने ये आतंकवादी एक संगठन है जिसने पहलगाम हमला किया था 22 अप्रैल को। अब क्या हुआ इसके बाद हुआ दोस्तों एक ऐसी चीज़ कि आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ी गई। वो ऑपरेशन सिंदूर है, वो मई के महीने में हुआ है, 7 मई को। तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल अपन मई के करंट अफेयर्स में समझेंगे। ये तो अप्रैल का चल रहा है। अप्रैल में क्या क्या हुआ? अप्रैल में ऐसा हुआ कि इंडिया ने सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया। ठीक है, क्या किया? तो भारत द्वारा सिंधु जल समझौता जो है उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ सिंधु जल समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स में कि ये क्या था भाई सिंधु जल समझौता, किन किन ने इसमें साइन किए थे। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, उसको रद्द किया गया। ठीक है, भारत के द्वारा ही घोषणा की गई कि सिंधु जल समझौता 1960 वाला है, इसको रद्द करेंगे हम। तो सिंधु जल समझौते के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये 1960 में हुआ था, ये तो ठीक है। ये किन किन के बीच में हुआ? तो एक तरफ तो इंडिया था, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ विश्व बैंक भी था। यानी कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में यानी मध्यस्थता में ये समझौता किया गया था। ठीक है, ये बात कई लोगों को नहीं पता होगी, आपको शायद बता दूं। पता हो तो अच्छी बात है। ऑप्शन में आ सकता है ना कि यूनाइटेड नेशंस था बीच में, या वर्ल्ड बैंक था, या कोई और ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो ये समझौता हुआ ही था, लेकिन जो मध्यस्थता की थी बीच में वो की थी वर्ल्ड बैंक ने। अब यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया की तरफ से कौन था? तो JL नेहरू साहब थे, प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से थे। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो अयूब खान साहब थे। ठीक है, जनाब अयूब खान, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान में जनाब। तो जनाब अयूब खान ये किसकी तरफ से थे? पाकिस्तान की तरफ से। अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था? यहाँ भी ये भी जानना है। तो मिस्टर अलिफ लैला, सुनिए ना, अलिफ लैला जैसे नाम है उनका, मिस्टर इलिफ थे। ठीक है, मिस्टर W इलिफ। मिस्टर इसलिए लगा दिया ताकि आप समझ पाए कि अंग्रेजों जैसा नाम लग रहा है, बाकी मिस्टर क्या लगाना है हटा। तो W इलिफ थे जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से शामिल थे। तो अगर पूछा जाएगा किन किन ने साइन करे, तो 3 लोगों ने साइन करे। हिंदुस्तान की तरफ से जो साइन किया गया वो नेहरू जी ने किया। पाकिस्तान की तरफ से साइन किया वो किसने किया? जनाब अयूब खान ने किया। जबकि मध्यस्थता जो है वो वर्ल्ड बैंक करा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो साइन किए गए वो किए W अलिफ लैला ने। इलिफ मतलब अलिफ लैला से ऐसे याद रख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपने समझा सिंधु जल समझौता में हस्ताक्षर किन किन लोगों ने किया।
अब ये बात आएगी कि सिंधु जल समझौता में था ही क्या, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि ये समझौता हुआ था, तो जो साइन किए गए वो कहाँ हुए थे, तो कराची में साइन हुए थे, ठीक है। कराची में साइन किए गए थे। ये कहाँ किए गए थे, कराची पड़ता है पाकिस्तान में, कराची में ये साइन किए गए थे। अब इसमें दो बड़े डिसीजंस लिए गए सिंधु जल समझौते में। एक डिसीजन तो ये लिया गया कि देखो जो नदियाँ हैं, ठीक है, एक होती है नदी पश्चिमी, ठीक है, तो जो पश्चिमी नदियाँ हैं एक होती हैं पूर्वी नदियाँ, तो अलग अलग समझते हैं। जो पश्चिमी नदियाँ हैं वो ये हैं आपकी, जैसे सिंधु हो गई, ठीक है, एक सिंधु नदी पश्चिमी नदी है, एक झेलम नदी है, एक चिनाब नदी है। तो ये जो तीनों नदियाँ पश्चिमी वाली हैं, तो पश्चिमी नदियों को उनका ज़्यादातर हिस्सा दे देंगे पाकिस्तान को, और जो पूर्वी नदियाँ हैं, तो जैसे पश्चिमी नदियाँ किनको दी गई, पाकिस्तान को, ठीक है, पाक को, और जो पूर्वी नदियाँ थीं उन पर कंट्रोल दिया गया इंडिया को। इस तरीके से ये समझौता था। और इसमें भी ये कहा गया कि 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% हिस्सा हम इंडिया वाले यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो पूर्वी नदियाँ हैं जैसे व्यास है अपनी, या रावी नदी है और सतलज नदी है, इन तीनों पर जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा इंडिया को। ये समझौता था। उसमें भी कहा गया कि यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ कि जो 80% पानी का हिस्सा है वो यूज़ कर लेगा पाकिस्तान, ठीक है, और जो 20% पानी का हिस्सा है वो यूज़ करेगा इंडिया। ये समझौता था। मतलब जो ये पश्चिमी नदियाँ हैं सिंधु झेलम चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा, लेकिन 80% पानी पाकिस्तान ले लेगा, 20% पानी इंडिया ले लेगा। ये समझौता किया गया था कब, 1960 में, ठीक है। इस समझौते को हाल ही में रद्द कर दिया गया पहलगाम हमले के बाद। अब पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया से ये नदियाँ बहती हैं, जाती तो ये इंडिया होते हुए ही हैं, तो इनका पानी रोक लिया तो पाकिस्तान में एकदम सब प्यासे मरने लगे। तो पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा इसमें कहा कि अच्छा तुम ये रद्द करते हो तो हम भी एक समझौता रद्द करेंगे। तो फिर बदले में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बदले में पाकिस्तान ने एक समझौता और रद्द कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान द्वारा जो समझौता रद्द किया गया उसको कहते हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौता रद्द कर दिया गया, ठीक है। ये बदले में किया पाकिस्तान ने। शिमला समझौता ये हुआ था 1972 में। शिमला समझौता 1972 रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। अब यहाँ पर सिंधु जल समझौते की तरह शिमला समझौता भी समझना पड़ेगा कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ 1972 में। 1972 में ऐसी कौन सी कहानी बन गई थी जो ये समझौता करना पड़ा था, तो 1972 में कहानी बनी थी 1971 के युद्ध वाली, ठीक है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद शांति स्थापना करने के लिए, ताकि युद्ध बंद किया जा सके, उसके लिए ये शिमला समझौता किया गया था। तो 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद, ठीक है, ये समझौता हुआ। कौन सा समझौता, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था, वो हुआ था शिमला समझौता। अब इसमें देखो किसने साइन करे थे, वहाँ तो देख ही लिया अपन ने सिंधु वाले में। अब यहाँ पे भी देखते हैं साइन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कर रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ, किस देश की तरफ से करेंगी, इंदिरा गांधी करेंगी इंडिया की तरफ से, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ कौन करेंगे, इंदिरा गांधी कौन थी, इंडियन पीएम थी ना, ये प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। दूसरी तरफ से जो करेंगे वो करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, आपको मैंने डेप्थ में बताने की कोशिश करी है। हमने जो दोस्तों करंट अफेयर्स आपको कराई है ना, सच में बहुत डेप्थ में कराई है। हमने अपनी टीम से कह दिया था कि क्वेश्चंस चाहे पाताल लोक से खोद के लाने पड़े, आपको पूरी टीम लग जाए, मैं किसी भी प्रकार से हल्केपन में करंट अफेयर्स नहीं आपको दूंगा। वो आप लोगों के सामने मजाक चलता है ना, वैसे ही मजाक हमारी टीम के सामने भी चलता है। लेकिन पढ़ाई मजाक चलता है बातों में, पढ़ाई जो है वो कंसंट्रेशन के साथ ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग सच में फ़ायदा उठा सको। हल्की हल्की बात नहीं बता रहे हम आपको, बहुत डेप्थ में बता रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए तो आप लोग हैंडल कर सको। तो इंदिरा गांधी ने ये शिमला समझौते में भारत की तरफ से साइन किए।
जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तरफ से साइन किए, और ये किस पोस्ट पर थे, तो पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ था, ये इस समझौते में शांति स्थापना के लिए इस समझौते को किया गया था। तो जो उद्देश्य था शिमला समझौते का वो था कि युद्ध हो चुका है तो शांति स्थापित की जा सके भाई। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह का ड्रामा हुआ था, बांग्लादेश पैदा हो गया था, भारत ने करवाया था, वो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी, वो सब बहुत बड़ी कहानी है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पूरा पहलगाम हमला समझ लिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। जो अगली न्यूज़ है वो है विश्व टीकाकरण सप्ताह। ठीक है साहब, विश्व टीकाकरण सप्ताह। यार तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? देखो बोर, अभी देखो मैं इधर उधर की फिर से बातें करने लगूँ, हंसने लगूँ, हंसाने लगूँ, तो हमने इतनी वीडियो में खूब आपको हंसाया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा आपका ध्यान सच में कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़े। हंसना मुस्कुराना हमारा चलता ही रहेगा, जीवन भर हंसना है। नौकरी लग जाएगी तो हंसते ही रहोगे। ठीक है, उसमें क्या हुआ ना, अभी 10 मिनट के लिए कोई दूसरा टॉपिक छेड़ दूँ, हंसाता रहूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम भी इधर उधर हो जाता है ना। ये भी देखना है, मैं समय की भी अब बचत करनी है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया। ये हर अप्रैल के आखिरी में बनता है। तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल ये टीकाकरण सप्ताह मना। भाई एक वीक चलेगा, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल चला। और ये किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो ये विश्व लगा हुआ है, और टीका मतलब स्वास्थ्य, तो विश्व का स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो एक ही संस्था है जो विश्व पे स्वास्थ्य देखती है, WHO द्वारा। ठीक है, ओके। तो WHO के द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये भी जानना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी थीम क्या रही। हम लिख देते हैं दोस्तों, और अगर आपके सामने कोई चीज़ अगर एक बार नज़रों के सामने से गुजरेगी तो एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए। कोई गारंटी तो है नहीं, हम तो पेपर बना नहीं रहे। पेपर बनाने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, आप क्लेम तो कर नहीं पाओगे कि इम्पोर्टेंट था या नहीं था। तो चीज़ें आप समझ लेनी चाहिए। तो इसकी जो थीम है वो है टीके से रिलेटेड है। टीके की थीम है ना, ये टीका दिवस है, टीका सप्ताह है। तो इसके लिए है सभी के लिए टीकाकरण संभव है। वाह, कितनी अच्छी थीम है ना, सभी के लिए टीकाकरण संभव है। ठीक, संभव का नाम भी आ गया इसमें हल्का सा सभी के लिए टीकाकरण संभव है। ठीक है साहब, संभव भैया तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको टीका लग जाए, आपका माननीय सचिवालय में स्वागत हो टीका लगा के आपका। ठीक है, तो सभी के लिए टीकाकरण संभव है। ये किसकी थीम है? विश्व टीकाकरण सप्ताह की, जो कब मनाया गया? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है रेशम सखी योजना। रेशम सखी योजना। ठीक है साहब, रेशम सखी योजना भी शुरू कर दी अभी हाल ही में। किसने शुरू की है ये शुरू की है यूपी में, यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा रेशम सखी योजना शुरू की गई। इसका मतलब है ये यूपी स्पेशल की नज़रों से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यूपी में अच्छा खासा वेटेज आरओ में उम्मीद है कि यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। पीसीएस में नहीं आए थे तो बड़ा विरोध हुआ है, तो इस बार शायद आ जाए। तो यूपी ने ये शुरू की है। क्या लक्ष्य है इसका, क्यों शुरू की गई है? तो इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि 5 सालों में, किसने? 5 सालों में क्या होगा? 5 सालों में 50,000 महिलाओं को रेशम से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो अपना ये रेशम से रिलेटेड कोई काम वगैरह कर सकें और अपना आजीविका कमा सकें, पैसे कमा सकें। ठीक है, तो 5 सालों में 50,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरीके से उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, रेशम के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप समझिए नाम ही इसका ऐसा है। तो इसका जो लक्ष्य है वो ये है 5 सालों में 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करना। ये तो इसका लक्ष्य हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इसका लक्ष्य है रेशम सखी योजना का। और किसके द्वारा शुरू की गई है? ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है साहब, अगला देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से। सिमलीपाल जो रिजर्व है ना,
ये तो पता ही होगा आपको, बहुत इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा सुना होगा। उड़ीसा में पड़ता है ये, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है ये जो रिजर्व है, क्षेत्र है, जो एरिया है सिमलीपाल, ये एक टाइगर रिजर्व तो था ही शुरू से, मतलब पहले से। अब इसको क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दे दिया गया हाल ही में। ठीक है, तो ये अब राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तो भारत का ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन सा बना है? 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक, कौन? सिमलीपाल टाइगर, वो सिमलीपाल रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये आपको पता ही होगा, उड़ीसा में पड़ता है, मुझे भरोसा है। तो ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल रिजर्व। ठीक है, 107वां। कौन सा बना है? 107वां। 106 पहले से थे, अब 107वां बन गया। ठीक है, अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है एक सम्मेलन, वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन। वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन। अब इसके बाद फिर अपन रिवाइज करेंगे, कई सारी न्यूज़ हो जाती है ना, तो दिमाग के फ्यूज ना उड़ जाए आपके। ठीक है, वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में भी देखा जाए तो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। सिटी भी देख लेते हैं, राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना में, और सिटी पूछा जाए तो हैदराबाद में। तो वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। किसका? वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। अब अपन लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, यहाँ से करते हैं अपन लोग पहलगाम हमले से। ठीक है, तो जो पहलगाम हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, वो एक आतंकवादी हमला था, जो कब हुआ? 22 अप्रैल को। कब हुआ है? 22 अप्रैल को। और किस संगठन ने किया है? तो TRF ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। किसने? TRF ने। तो भारत ने इसके बदले में, जवाब में, सिंधु जल समझौता जो 1960 को किया गया था उसको रद्द कर दिया। तो सिंधु जल समझौता 1960 जब रद्द कर दिया तो इसको जान लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से इसमें नेहरू जी ने साइन किए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इसमें अयूब खान जी ने साइन किए थे। और विश्व बैंक की इसमें मध्यस्थता थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से अलिफ लैला यानी इलिफ साहब ने साइन किए थे। और ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई थी कराची में। ठीक है, कराची में हुई थी ये। मतलब ये शहर, ये पूछा जा सकता है ना कहाँ हुई, या स्टेटमेंट में आ सकता है कि इस्लामाबाद में हुई, लाहौर में हुई, या अमृतसर में हुई, दिल्ली में हुई। तो कहाँ हुई है? कराची में। क्या समझौता? ये समझौता था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, पश्चिमी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में मतलब पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा नियंत्रण रखा जाएगा, जबकि पूर्वी जो नदियाँ हैं, व्यास, रावी, सतलज, उन पर इंडिया की तरफ से ज़्यादा कंट्रोल रखा जाएगा। 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, जबकि 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। हाल ही में समझौते को रद्द कर दिया भारत सरकार ने। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान वालों ने भी बदले में क्या किया? शिमला समझौता 1972 वाला रद्द कर दिया। और ये शिमला समझौता 1972 था, वो इसलिए किया गया था ताकि इंडिया का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद शांति की स्थापना की जा सके। ठीक है, इंडिया की तरफ से इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा मैडम ने साइन किया था, इंदिरा गांधी जी ने, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने साइन किया था। ठीक है साहब, फिर ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। तो ये विश्व का टीका है, इसलिए WHO के द्वारा मनाया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। और इसकी थीम क्या है? प्यारी सी थीम है, सभी के लिए टीका संभव है। ठीक है, फिर ये रेशम सखी योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 5 सालों में हम 50,000 महिलाओं को लाभान्वित कर देंगे, ताकि वो रेशम से रिलेटेड जानकारी ले सकें, ट्रेनिंग ले सकें, और अपना फिर कपड़े वपड़े का काम करके पैसा इसे कमा सकें थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर ये अगली है सिमलीपाल रिजर्व। जो सिमलीपाल रिजर्व है वो उड़ीसा में पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। इंडिया का ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। कौन सा बनाया गया है? 107वां राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राज्य का है? सिमलीपाल, उड़ीसा का। फिर ये वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन हुआ। ये वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तेलंगाना, हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना, हैदराबाद में। ठीक है, वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है, एक रिपोर्ट जारी हुई है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये जारी हुई। तो इसमें सिर्फ इतना जानना होता है कि सुर्खियों में अभी हाल ही में जारी हुई, तो किसने जारी करी?
तो ये यूएन का जो है ना, यूनाइटेड नेशंस अपना, उसका एक डिपार्टमेंट पड़ता है इकोसोक। भाई सोशल है, तो यहाँ पे ये सोशल वाला जो डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, जो सोशल चीज़ें देखता है, उसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसको इकोसोक कहते हैं, एस से सोशल होता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा जारी की गई है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसने जारी करी है ये रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट यूएन इकोसोक ने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आज दोस्तों ये हम करा के ही मानेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 30 जून तक आपकी पूरी मई तक की करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाए, तो आप बेहतरीन रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। बाकी टेंशन मत लेना है, बहुत देर हो गई हंसी नहीं आ रही होगी, कोई गाने आने नहीं गब रहे, कोई नई कॉमेडी वाली बात नहीं आ रही है कि आदत लग गई ना आप लोगों को भी, जब तक क्लास चले तो बीच बीच में चुटकुले चलने चाहिए मस्त। अब क्या है, पेपर दे लो तुम लोग जल्दी से, मैं तो चाह रहा हूँ एग्ज़ाम दे लो, बढ़िया निपटा लो और सिलेक्शन ले लो, फिर तो लाइफ में मज़े ही मज़े चलने हैं। फिर एकदम दोस्त बना के ट्रिप बन के जाया करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप बना लेंगे अपन लोग, फिर प्लान कर लिया करेंगे कहाँ निकलना है, गोवा निकलना है, मॉरिशस निकलना है। ऐसे लंबे लंबे ख्वाब देखो, छोटे छोटे क्यों देख रहे हो, हैं? ऐसे ख्वाब क्यों देख रहे हो कि वहाँ चलेंगे हल्की जगह, बड़ी जगह जाएंगे, वीआईपी मज़े लेंगे, और रातों में भी चाय की टपरी पे चाय पियो, बड़ा मज़ा आता है। तो सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ी सी दिनों अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, मन थोड़ा सही हुआ, हल्का फुल्का, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए मॉरिशस घूमने के ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं अपन लोग। अच्छा, लड़कियों का ना अलग ही मज़ा होता होगा ना, जैसे मॉरिशस का नाम आता होगा तो एकदम गाल फूल जाते होंगे, आए मज़ा आ गया, मॉरिशस जाऊंगी, मॉरिशस संभव के संग जाऊंगी, मॉरिशस संभव के संग संभव अभी खुद ही मॉरिशस नहीं गए ठीक है, जल्दी जाऊंगा मैं मॉरिशस, ठीक है, तुम सबके साथ ही जाऊंगा, ठीक है, सुन रहे हो, लड़के लड़कियों साथ में चलेंगे, फिर एकदम फैमिली ट्रिप होगी, दोस्ती वाली, ठीक साहब। चलो फिर पहले ट्रिप पे चलने से पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है एआई किरण पहल, ठीक, एआई किरण पहल। तो किरण नाम किसका होता है? ज़्यादातर किरण नाम लड़कियों का ही होता है। एक यूट्यूब फैमिली पे हमारी मित्र हैं, उनका नाम है किरण राजपूत, उन्होंने मेरा फ़ोटो भी लगा रखा है, तो उनको थैंक यू भाई। आज उन्हीं से रिलेटेड एक न्यूज़ भी आ गई है, किरण राजपूत मस्त एकदम है, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा फ़ोटो लगाया। तो किरण, तुम्हारे नाम की न्यूज़ आ गई, एआई किरण पहल। तो किरण लड़कियों का नाम है, तो ये लड़कियों से ही रिलेटेड है, ठीक है। लड़कियों में एआई को बढ़ावा देने के लिए, लड़की मतलब महिला, ठीक है, तो महिला, बुरा तो नहीं लग रहा लड़कियों को महिला बोल दो तो महिलाओं में एआई जो है, एआई का बढ़ावा देने के लिए एआई किरण पहल अभी हाल ही में भारत सरकार ने शुरू कर दी, ठीक है, बढ़ावा देने हेतु। क्या उद्देश्य है एआई किरण पहल का? ताकि महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अच्छी खासी जानकारी हो सके, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, डांस होगा साहब, डांस है, मज़ा करते हो, डांस वांस तो अच्छा लगता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी पूरी फैमिली नचकनी है, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारी फैमिली में हर इंसान ऐसे मटकता है भाई साहब। लड़की हो तो कमर मटकती है उसकी, जहाँ धन बनाते हुए, हमारी फैमिली में हमारी भाभियाँ, दीदियाँ, मतलब बच्ची हो, कोई भी हो, पूरा नाच लेगी, चाहे कोई सा गाना लॉन्च हो जाए। तो ऐसे हमारे लड़के हैं, हमारे परिवार के दोस्त, मतलब फैमिली के जो लड़के हैं, गाना चाहे कोई बजे, उनका स्टेप एक ही रहेगा, दाएं 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 दाएं, गाना बजे ना बजे, जनरेटर बस चालू हो जाए, जनरेटर की आवाज़ पे हमारे दोस्त, हमारे लड़के परिवार के नाचते रहेंगे, दाएं 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 तो वही नाचने वाला दिवस आ गया साहब। तो ये नाचने गाने का जो दिवस बनता है, इंटरनेशनल डांस डे, वो बनता है 29 अप्रैल को। कब बनता है? 29 अप्रैल को, है ना। बारात में नाचो तब देखो, बारात में जब गाना बज जाए ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, आज फिर देखो ऐसा अलग ही दुआ बजता है। और हाँ, बारात में अगर नागिन डांस हो जाए, दुश्मन तू मेरी, मैं नागिन तू सपेरा, अब फिर देखो तुम, एक से बढ़कर एक नया स्टेप निकलता है बारात में भाई साहब, मज़ा आ जाता है मुझे ये 2-3 चीज़ें हैं ना, एक तो दारू वाले गाने बज जाए या नागिन बज जाए, फिर देखो अलग ही लेवल पर डांस होता है साहब तो 29 अप्रैल को ये डांस होगा साहब, ठीक है। तो 29 अप्रैल को आपकी बारात निकलेगी, उसमें आप खूब डांस करना, ठीक है। 29 अप्रैल को बारात है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है बहुत इम्पोर्टेंट, 555 परियोजना, प्रोजेक्ट 555,
ठीक है। 555 साबुन आता था पहले, 555, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता। तो 555 परियोजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई। क्या है ये परियोजना? तो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का, ठीक है। चीन की परियोजना है ये। अकेले ये बड़ी परियोजना चीन जो है शुरू नहीं कर पाया, तो उसने रसिया का हेल्प ली, मतलब रसिया की हेल्प ली। तो रूस द्वारा ये समर्थित है, ठीक है, रूस द्वारा समर्थित है। जबकि प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये 555 साबुन वाला ये है चाइना का। क्या लक्ष्य है इसका? क्यों शुरू किया गया है 555 प्रोजेक्ट? ताकि चांद के पार चलो किया जा सके, ठीक है। एक रसिया से जाएगी बढ़िया सुंदर सी कन्या, और चाइना से जाएगा बढ़िया से स्मार्ट से लौंडा, और ये चांद बजा के तूफान मचाएंगे, ठीक है। ले चलें तुझे तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें तूफान न मचाने देगी, ठीक है। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है, यानी चंदा मामा दूर के पुए पकाए फिर खीर के, ऐसे कौन सा है? तो चंद्रमा का ये अनुसंधान करने के लिए 555 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। चंद्रमा अनुसंधान के लिए ये 555 प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ओके, किस देश का है ये 555 प्रोजेक्ट? ये है चाइना का। और किस देश ने सहयोग किया है इसमें? तो किया है रशिया ने, ठीक है। मस्त। आगे बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है सचेत ऐप। लॉन्च कर दिया एक सचेत ऐप, ठीक है। सचेत मतलब क्या होता है? सचेत का मतलब होता है सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, ठीक है, सतर्क हो जाओ। इसका मतलब इस ऐप का कोई उद्देश्य रहा होगा सावधान करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। तो अलर्ट कब किया जाता है? जब भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो, सुनामी आ रही हो, यानी आपदा आ रही हो, तभी तो अलर्ट किया जाता है। तो आपदा आने वाली हो उससे पहले लोगों को सूचनाएं मिल सकें, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है सचेत ऐप, ठीक है। तो आपदा पर सतर्क करने के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है सचेत ऐप, ठीक है। आपदा पर क्या नाम है? आपदा पर अलर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है सचेत ऐप। और कौन करता है आपदा से रिलेटेड काम इंडिया में? तो करता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। ये पूरा काम देखता है इसका आपदा का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, द्वारा लॉन्च किया गया है ये ऐप। कौन सा? सचेत ऐप, एनडीएमए के द्वारा। एनडीएमए के अध्यक्ष पता है कौन होते हैं? पता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, भरोसा है मुझे। तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है साहब। अगली न्यूज़ पर दोस्तों चलते हैं। 2-3 न्यूज़ और कर ले, फिर ये रिवीजन करके और सो ये ख़त्म होने वाली है, बस 3-4 न्यूज़ रह गई हैं, ठीक साहब। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है शाबाश, SBAAS, शाबाश, ठीक है साहब। वैसे तो उसको एस बास कह लो, शाबाश कह लो, कुछ भी कह लो। क्या चीज़ है ये? देखो, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। सैटेलाइट को बस मान के उसमें यात्रा कर सकते हो, सही है। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ठीक है। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। सैटेलाइट होता है, उसको बस मान लो, बस में चढ़ जाते हैं, कानपुर 500 रुपये, वही बस होती है। उत्तर प्रदेश सरकारी बसें चलती हैं, कानपुर। वह बसों में हॉर्न छोड़ के सब कुछ बजता है, खिड़की बजती है, सीट बजती है, बस हॉर्न ही नहीं बजता उस बस में। तो सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। बस में यात्रा करने का अपना अलग मज़ा है। चौराहों से बस गुजरे तो फिर कोई बेचने वाला आ जाता है, कोई खीरा बेचने वाला आ जाता है, कोई ककड़ी बेचने वाला आ जाता है, चने बेचने वाले आ जाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। पानी बेचने वाला भी आता है, अलग ही लेवल होता है। बचपन में हमने खूब यात्राएं करी बस में, अभी भी कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, तो ये हाल ही में शुरू किया गया ताकि जो निजी कंपनियां हैं वो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकें। ऐसा होता है, सैटेलाइट बनाने का ठेका तो गवर्नमेंट का है, सरकारी का है, इसरो है ना, वो बनाता है सब कुछ, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री भी उस सैटेलाइट को यूज़ कर सके, ठीक है, तो सेवा ले सके। मतलब सर्विस का मतलब है सेवा, ठीक है। बस का मतलब ऐसे उसमें नाम रख दिया है, तो सैटेलाइट को एज अ सर्विस यूज़ कर सके प्राइवेट कंपनी भी। ये योजना शुरू की गई है शाबाश के नाम से।
तो ये जो शुरू की है वो की है इन स्पेस कंपनी ने। इन स्पेस एक कंपनी है इंडिया में, इन स्पेस द्वारा ये शुरू की गई है। शाबाश जो सेवा है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, और इसका जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो क्या है, वो यही है, क्यों शुरू की गई है, ताकि प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट का मतलब उसका उपयोग कर सकें या उनसे सीख कर अपनी भी कोई ऐसा सैटेलाइट टाइप का बना लें। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है वो यही है, निजी कंपनियों को उत्साहवर्धित करने के लिए। ठीक है, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि आप भी आए इस फील्ड में और आगे बढ़ें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट वेटेलाइट बनाने में आप आगे बढ़ें। ठीक है, ये शाबाश टाइप का, तो शाबाशी देंगे उन्हें, कैसे याद रखना है, शाबाशी देंगे साहब प्राइवेट कंपनियों को। ठीक है, तो इन स्पेस के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है ईजी मिशन, EZIE मिशन। ठीक है, तो इसको ईजी पढ़ेंगे, तो लिख दे रहा हूँ ईजी मिशन है, ये आसान मिशन है। तो जो ईजी मिशन है किसने लॉन्च किया, तो ईजी मिशन दोस्तों देखो, हर चीज़ USA में ईजी हो जाती है नासा के लिए, तो नासा द्वारा ये ईजी मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा ईजी मिशन शुरू किया गया है, तो नासा के द्वारा। क्यों किया गया है, ताकि ओरोरल इलेक्ट्रोजेट की घटना की जांच की जा सके। ये देखो समझना, एक घटना हुई थी, और ओरल होता है ना ओरल, तो ओरोरल ऐसा एक घटना हुई थी, ओरोरल इलेक्ट्रोजेट की एक घटना हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, उसकी जांच के लिए, की घटना की जांच के लिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ कि ओरोरल इलेक्ट्रोजेट है क्या चीज़। ठीक है, कि जांच हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, ईजी मिशन। तो ये जो ओरोरल इलेक्ट्रोजेट है, इलेक्ट्रो माने क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, और जेट माने क्या होता है, धाराएं। तो विद्युत धाराएं थी जो अंतरिक्ष में आसमान में बहुत तेज चल रही थी। इस तरह की घटना देखी गई थी, उस पर जांच पड़ताल करने के लिए नासा के द्वारा ईजी मिशन शुरू किया गया। तो ये नाम में छुपा होती है सारी चीज़ें। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, विद्युत, जेट मतलब धारा, तो तीव्र विद्युत धाराएं थी ये। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इलेक्ट्रोजेट का मतलब तीव्र विद्युत धाराएं। ठीक है, ये हमने आपको आसान हो जाएगा इसलिए समझ ब्रैकेट में लिख दिया। तो ईजी मिशन नासा के द्वारा शुरू किया गया हाल ही में, और क्यों किया गया, ताकि ओरोरल इलेक्ट्रोजेट की घटना की जांच की जा सके। ठीक है, अब अपन लोग अगली न्यूज़ पर चलते हैं, एक दो न्यूज़ रह गई हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है एम फॉर नेचर पहल। एम फॉर नेचर, ये पहल शुरू की गई है हाल ही में, एम फॉर नेचर। ठीक है, नेचर के लिए ये बढ़िया बना रहे नेचर, उसके लिए एक पहल शुरू की गई है। और ये पहल दोस्तों शुरू की गई है, वो शुरू की गई है फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये शुरू की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फाओ होता है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, शॉर्ट में लिख दिया। ये तो आपको इतना तो आपको पता ही होगा, इसका इटली यानी रोम में इसका मुख्यालय है। ये सब चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको पक्का पता होगी। ठीक है, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको सब पता है। तो उसी फाओ ने ये एक नई पहल शुरू की है, उसका नाम है एम फॉर नेचर पहल। ठीक दोस्तों, एक दो न्यूज़ और रह गई हैं, वही तभी करंट अफेयर्स पूरा द एंड हो जाएगा। ठीक है, अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है निवेशक शिविर। बस दो न्यूज़ रह गई हैं, सोई काम खत्म। निवेशक शिविर शुरू किया गया है। ठीक है, निवेशक शिविर, शिविर होता है ना कैंप लगा हुआ है, तो निवेशक शिविर शुरू किया गया है हाल ही में। तो इंडिया में पूरा इन्वेस्टमेंट ये कौन देखता है, निवेश विवेश इंडिया में कौन देखता है, पूरा सेबी देखता है। तो सेबी द्वारा ये शुरू किया गया है, बस सिंपल। हाल ही में सुर्खियों में रहा निवेशक शिविर, किसकी पहल है, सेबी द्वारा शुरू की गई पहल है बस। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में आप सब जानते ही हैं, सब कुछ हमने इकोनॉमिक्स में कराया ही है, आपको पता ही होगा। तो निवेशक का पूरा मामला सेबी देखता ही है। अब दोस्तों एक आखिरी न्यूज़ है इस पूरे अप्रैल महीने की, उसके बाद अप्रैल का पूरा करंट अफेयर स्वाहा। और अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट। ठीक है, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट, हाल ही में विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट लॉन्च की गई। ठीक,
किसके द्वारा की गई विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट, वो ज़रूरी है। और सैन्य व्यय का मतलब होता है कि सेना पर किस देश ने ज़्यादा खर्चा किया। तो ये सेना वेना से रिलेटेड मैटर जो रिपोर्ट जारी होती है वो जारी करती है सिप्री। ठीक है, सिप्री द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा पैसे किस देश ने खर्च किए सेना के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ व्यय के मामले में अपन देखते हैं तो जो नंबर 1 पे रहा वो रहा यूएसए। सिंपली ये तो क्लियर पता था कि सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है अपनी सेना पर। दूसरे पर रहा चाइना, ये भी अपने को पता है कि चाइना नंबर 2 पे ही रहेगा। तीसरे पे रहेगा रूस। ठीक है साहब, रसिया। इनका तो क्लियर है कि ये सबसे ज़्यादा यूएसए खर्च करेंगे ट्रंप चाचा, फिर दूसरे पर रसिया खर्च करेगा, दूसरे पर चाइना खर्च करेगा, तीसरे पर रसिया खर्च करेगा। अब यहाँ बात आती है चौथे पे कौन है, तो अभी चौथे पे इंडिया नहीं है, चौथे पे है जर्मनी, 5वें पे है इंडिया। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स में रहा। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रंप चाचा ने खर्च किए, फिर चाइना के चाचा ने खर्च किए, फिर रसिया तो जानते ही हो है ना, अखियों से गोली मारे, फिर जर्मनी, फिर जाके इंडिया 5वें नंबर पर आता है। इस तरीके से दोस्तों पूरा अप्रैल का करंट अफेयर्स खत्म हुआ। अभी आप जा कर रहे हो, अभी तो रिवीजन कराएंगे। रिवीजन कराने से पहले ये तो देख के जाओ कि कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर लिखवाते हैं। अभी रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है, अभी 1 सेकंड रुको, पहले कमेंट्स के लिए आपसे बढ़िया सा सवाल देख लूँ कोई। ठीक है, अच्छा बताओ, हाल ही में जो अभ्यास हुआ बालिकातन, ठीक है, आपको भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, बालिकातन अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ? एक तो आप ये बताओ, ठीक है साहब, और एक ये बताओ कि हाल ही में एक ट्रेन में एटीएम लगवाया गया, ठीक है, तो वो कौन सी बैंक के द्वारा लगाया गया था? ठीक है, एक ट्रेन में लगवाया है, ट्रेन का नाम है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। तो कौन सी ट्रेन, वो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो एटीएम लगा है वो कौन सी बैंक ने लगवाया? ये 2 क्वेश्चन आप जो है इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अब दोस्तों अपन लोग ये देखो रिवीजन करते हैं, रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से करते हैं अपन लोग, ठीक, यहाँ से विश्व टीकाकरण सप्ताह से। तो टीकाकरण सप्ताह देखो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल मनाया गया। विश्व का टीका है तो मतलब विश्व का स्वास्थ्य देखेगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा ये मनाया गया। इसकी थीम क्या हो गई? सभी के लिए टीकाकरण संभव है। ठीक, फिर ये रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई और इसका जो उद्देश्य रखा गया वो 5 सालों में 50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रेशम से रिलेटेड वो चीज़ें सीख सकें और अपना रोजगार कमा सकें। रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर ये सिमलीपाल रिजर्व है, उड़ीसा का ये रिजर्व है, आपको पता ही होगा। इंडिया का ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ठीक, 107वां कौन सा? सिमलीपाल। फिर ये वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में। कौन सा सम्मेलन है? वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन, हैदराबाद तेलंगाना। फिर ये सोशल रिपोर्ट जारी की गई, तो इकोसोक जारी करेगा क्योंकि ये पूरा यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट है जो सोशल चीज़ें देखता है। तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन जारी करेगा? इकोसोक। फिर किरण, लड़की का नाम होता है, AI किरण पहल है, तो लड़कियों के लिए AI में वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, उनको मतलब प्रोत्साहित किया जाए, तो AI किरण पहल भारत सरकार ने शुरू की है महिलाओं में AI को बढ़ावा देने के लिए। फिर ये नाच गाना होगा बारात में, और बारात जाएगी 29 अप्रैल को। ठीक है, हमारी शादी में जलूल जलूल आना। ठीक साहब, तो 29 अप्रैल को ये बारात जाएगी और खूब नाच गाना बजेगा, एकदम है गुलाब जैसन खिलल वाड़ू। ठीक साहब, तो नेशनल वो इंटरनेशनल डांस होगा उसमें एकदम बढ़िया वाला, ब्राज़ील गाने पे, बेंगा वॉइस पे। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। फिर ये 555 परियोजना थी। ठीक है, 555 साबुन वाला है, 555 प्रोजेक्ट, ये चाइना का प्रोजेक्ट है जिसको रशिया ने आराम से सपोर्ट भी किया है। क्या उद्देश्य? ले चलें तुझे तारों के शहर में, रसिया को धरती पे दुनिया प्यार ना करने देगी। ठीक है, तो भैया रसिया चलेगी संग में तो चांद के पार चलो। ठीक, 555 रुपया भी लेके रसिया वाले लोग, मात्र 555 में रसिया से आ रहे हैं साहब। ठीक है समझ रहे हो? चंद्रमा अनुसंधान के लिए वैसे कितना हिसाब किताब है पता है आप लोगों को? रसिया से अगर कोई बुलाया जाए तो 555 में घंटा कुछ ना आएगा, इसके आगे एक 0 लगा दो तब भी ना आएंगे, तब भी 450 कम पड़ जाएंगे जोड़ लो कितने हो गए समझ रहे हो
है? तो चंद्रमा अनुसंधान के लिए ये शुरू किया गया। फिर ये सचेत ऐप है साहब। सचेत मतलब सतर्क करना है, अलर्ट करना है। तो आपदा आने से पहले ये अलर्ट हो जाए, तो आपदा आने से रुकने के लिए ये सचेत ऐप शुरू किया गया। एनडीएमए शुरू करेगा, एनडीएमए ही पूरा काम देखता है, आपदा वाला प्राधिकरण है जो, ठीक है। फिर ये शाबाश, ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। तो प्राइवेट कंपनी है, उसको सैटेलाइट एज अ सर्विस यूज़ कर लो ताकि आपके अंदर एनर्जी आए, आप एक्साइटेड हो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। तो इन स्पेस कंपनी ने शाबाश नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया ताकि प्राइवेट कंपनियां एक्साइटेड हों, प्रोत्साहित हों, इनकरेज्ड हों, ठीक है। फिर ये इजी मिशन है, सब कुछ इजी होता है नासा के लिए, वो कुछ भी कर लेता है नासा, सब कुछ इजी है। और क्या क्यों किया गया है ये मिशन लॉन्च? ताकि एक घटना हुई थी ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट, इस घटना की जांच के लिए। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, तो विद्युत, जेट मतलब धाराएं, तो तीव्र विद्युत धाराएं चल रही थी, उनकी जांच करने के लिए। फिर एम फॉर नेचर पहल है, तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ के द्वारा एम फॉर नेचर पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल है? एम फॉर नेचर। किसके द्वारा शुरू की गई है? फाओ के द्वारा। फिर ये निवेशक शिविर हाल ही में लगाए गए, तो सेबी के द्वारा लगाए जाएंगे। भाई पूरा निवेश का मामला, पैसे वैसे का मामला है, शेयर वेयर में निवेश करो तो सब सिक्योरिटी वाली ये सब कंपनी देखती है, सेबी, ठीक है। फिर ये सैन्य व्यय रिपोर्ट जारी की गई, सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करी। हर बार ये सिप्री ही जारी करता है, सेना से संबंधित किस देश ने कितना पैसा खर्च किया। तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया ट्रंप चाचा ने, दूसरे पे किया चाइना ने, तीसरे पे किया रसिया ने, चौथे पे किया जर्मनी ने, अपना इंडिया रहा 5वें नंबर पर, ठीक है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है कि बालिकातन अभ्यास किस देश में हुआ और किस जो पंचवटी मुंबई वाली जो ट्रेन थी, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, उसमें किस बैंक ने एटीएम लगाया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको अप्रैल की इस करंट अफेयर्स में पूरा हमने आपको सब कुछ कराने की कोशिश करी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हैं। आप लोगों से प्यार मोहब्बत हो गई है, हमें बहुत बढ़िया गाने गाते रहते हैं ना। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ओके, शुक्रिया।